हेलो गाइस, मैं अमित शर्मा। 5 मार्च आज की करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और अब हमारी क्लास जो चलेंगी वो डेली करंट अफेयर की क्लासेस होती रहेंगी। डेली आप लोगों को करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, न्यूज़ मिलती रहेंगी पढ़ने के लिए, आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। और अभी आने वाला एग्ज़ाम तो फ़िलहाल आप लोगों के सामने कोई नहीं होगा, लेकिन चलो बात करेंगे। उससे पहले तो आज की वीडियो कवर करते हैं। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, हमें कैसे तैयारी करनी है, कैसे करंट अफेयर पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए आज से ही। चलो इस टाइप की सारी बातें करेंगे, वो सब बाद की बातें हैं। लेकिन उससे पहले आज की वीडियो पे आते हैं। और आप लोगों का स्वागत है चैनल पर। जो आप लोग चैनल पर नए हैं तो योर बैंकिंग मास्टर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को हर एक वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी, जो योर बैंकिंग मास्टर के नाम से टेलीग्राम पे आप लोगों को चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होगा कि जो भी हम पढ़ते हैं उसको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो रिवीजन देने के लिए आप लोगों के पास कुछ ऐसा डेटा होना चाहिए जिसको आप टाइम टू टाइम रिवाइज कर सकें। सोर्स होना चाहिए, तो वो सोर्स PDF फाइल से आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, India's largest public sector lender, announced that it has crossed the significant milestone of having 50 करोड़ कस्टमर्स। यानी SBI बैंक के कस्टमर्स की संख्या कितनी हो गई है? 50 करोड़। तो इस माइलस्टोन को टच करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? आप लोग आंसर देंगे SBI। 50 करोड़ या फिर 500 मिलियन, ये दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान रखने, एग्जाम में कैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है जी। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? इन एडिशन टू द कस्टमर्स माइलस्टोन, SBI सरपास्ड IT giant इन्फोसिस। इन्फोसिस को उन्होंने क्रॉस कर दिया है टू बिकम द 5th मोस्ट वैल्यूड फर्म इन द कंट्री। 5वें नंबर की मोस्ट वैल्यूड फर्म बनी है कंट्री के अंदर SBI। किस बेस पे बात कर रहे हैं हम? मार्केट वैल्यूएशन के बिहाफ पे। मार्केट वैल्यूएशन के बिहाफ पे SBI मार्केट की 5वीं बड़ी कंपनी बन गई है। और इस रैंकिंग में अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट टॉप में कौन है? रिलायंस है फर्स्ट रैंक पे। सेकंड पे है टाटा कंसल्टेंसी, थर्ड है HDFC, फोर्थ है ICICI, फिफ्थ पे SBI हमने अभी पढ़ा, फिर है इन्फोसिस, फिर है LIC, और 8th पे है भारती एयरटेल, 9th पे है हिंदुस्तान यूनिलीवर, और 10th पे है ITC। तो ये टॉप 10 कंपनीज हैं इंडिया की। ये इस ऑर्डर में आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है जी। चलो मैं एक बार वीडियो चेक कर लूँ, सब सही चल रहा है क्या? हाँ जी, सही चल रहा है। चलो नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फॉर्म्ड एन एक्सपर्ट कमिटी हेडेड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी, जिनका नाम है TV सोमनाथन। TV सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। किस लिए? टू मेक इट्स रिकमेंडेशन, ये रिकमेंडेशन देगी टू ब्रिंग आउट यूनिफॉर्म नो योर कस्टमर नॉर्म। यानी KYC नॉर्म्स के लिए एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी के अध्यक्ष हैं TV सोमनाथन। अब ये कमेटी क्या है, किस बारे में काम करती है, ये चीज़ देख लेते हैं। तो KYC आप सबको पता है कि आप जब भी बैंक में अकाउंट खोलते हो या कहीं पे भी ऐसे कुछ ऑनलाइन आप लोगों को कुछ चीज़ें लेनी होती हैं, कोई सर्विसेज लेनी होती है, तो वहाँ पे आप लोगों को KYC फुलफ़िल करने होते हैं, नो योर कस्टमर, जिसके लिए आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वहाँ पे देते हो बैंक में। बैंक सबसे अच्छा उदाहरण है। तो उसी में कुछ और इम्प्लीमेंट करने के लिए जो KYC नॉर्म्स हैं उन्हें और अधिक
वैलिडेट करने के लिए कुछ उसमें कई टाइप के क्या बोल देंगे, कुछ नए रूल्स लेके आने के लिए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के हेड आप लोग से पूछा है, तो कमेटी के बारे में पढ़ लेते हैं। केवाईसी क्या होता है? केवाईसी सर्व्स टू वेरीफाई एन इन्वेस्टर्स आइडेंटिटी एंड एड्रेस यूजिंग डॉक्यूमेंट, जिसमें क्या कि पैन कार्ड यूज़ होता है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इन सब को यूज़ करके केवाईसी फुलफिल किए जाते हैं। अब यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बनेगा, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि केवाईसी नॉर्म्स जो फुलफिल करने होते हैं वो किस एक्ट को फॉलो करके, या कौन सा एक्ट ये कहता है कि केवाईसी नॉर्म्स 100% फुलफिल होने चाहिए। तो उसका आंसर आप लोग देंगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसको पीएमएल एक्ट भी कहते हैं। इस एक्ट के अंडर ये चीज़ें कही गई है कि हर एक इंसान को अपने केवाईसी फुलफिल करने होंगे ताकि वो किसी टाइप की फॉर्जरी ना कर सके, कोई चोरी ना कर सके पैसे की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री। ये एब्रीविएशन के साथ में फुल आप लोगों को याद होनी चाहिए। CKYCR स्टैंड्स फॉर सेंट्रल KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री। द गवर्नमेंट लॉन्च्ड CKYCR in 2016 to streamline KYC process across financial assets। फाइनेंशियल मार्केट में पहली बार KYC कब मैंडेटरी कर दिए गए थे, KYC फुलफिल करने के लिए कब एक्ट बना दिया गया था, KYC फुलफिल करने के लिए कब इसको संवैधानिक बना दिया गया था? तो आप लोग आंसर देंगे 2016 के अंदर। तो यहाँ से आप लोगों के लिए तीसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि KYC नॉर्म्स एक्ट कौन सा है, KYC नॉर्म्स एक्ट कौन सा है? तो आप लोग आंसर देंगे 2016। अब दूसरा, इन चीज़ों में कंफ्यूज मत होना। यहाँ से अगर आप लोगों के लिए पूछ लिया जाए KYC नॉर्म्स कौन सा एक्ट कौन सा है, 2016, उसके बाद क्वेश्चन ये बनेगा कि KYC नॉर्म्स किस एक्ट के अंडर बनाए गए थे, तो आप लोग आंसर देंगे PML एक्ट 2002। और यहाँ से PML एक्ट के बारे में चीज़ एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि PML एक्ट इम्प्लीमेंट कब से हुआ था, तो आप लोग आंसर देंगे 2005। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है द गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड एक एंटिटी कहेंगे हम लोग, जिसका नाम है सेंट्रल रजिस्ट्री फॉर सिक्योरिटाइजेशन असेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, जिसको CERSAI कहेंगे। एब्रीविएशन एग्जाम में पूछी जा सकती है, ध्यान रखेंगे। CERSAI स्टैंड्स फॉर सेंट्रल रजिस्ट्री फॉर सिक्योरिटाइजेशन असेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। ये क्या चीज़ है? ये परफॉर्म करती है द फंक्शन ऑफ द CKYCR। मतलब मोटी भाषा में बताता हूँ, CKYCR के रूल्स कौन बनाता है, इसके ऊपर ऑर्डर किसके चलते हैं, तो आप लोग आंसर देंगे CERSAI। ठीक है, चलो KYC आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में बात करते हैं। वंस द इंफॉर्मेशन इज रजिस्टर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टॉक मार्केट में जा रहे हो, स्टॉक मार्केट में अगर आप लोग जा रहे हो तो वहाँ पे आप लोगों को सर्विस लेने के लिए वहाँ पर भी तो आप लोगों को KYC फुलफिल करने होंगे। तो अगर आप लोग BSc पे लिस्ट हो रहे हो तो वहाँ अगर आप लोग KYC फुलफिल करते हो तो KYC फुलफिल करने के बाद वहाँ से आपको एक KYC नंबर मिलेगा जो कि 14 डिजिट का होगा। कितने डिजिट का होगा? 14 डिजिट का। समझ रहे हो? स्टॉक मार्केट में आप लोग BSc में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, वहाँ पे आप लोग KYC फुलफिल करते हो। KYC करने के बाद वहाँ से आपको एक KYC नंबर मिलेगा, जो नंबर कितने डिजिट का होगा? 14 डिजिट का होगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, यही लास्ट पॉइंट में कहा गया है। वंस द इंफॉर्मेशन इज रजिस्टर्ड, कस्टमर विल रिसीव a 14 digit KYC identification number
दैट कैन बी यूज्ड एट एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड विद CERSAI। ठीक है, तो ये खास पॉइंट हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। चलो जी, नेक्स्ट है भारत पेट्रोलियम, जिसको BPCL बोलते हैं, उसने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और BPCL का एक जो स्पीड पेट्रोल आता है, सबको पता है कि नॉर्मल पेट्रोल होता है, एक स्पीड होता है, तो स्पीड जो उसकी कैटेगरी है, उस कैटेगरी के लिए नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है इन जून 2023 NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, ये एक ऐसी एंटिटी है जो NPCI के इंटरनेशनल मार्केट को हैंडल करती है। तो NPCI की ही एक ब्रांच है, आप ये कह सकते हैं। तो NPCI इंटरनेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन और नेपाल की यही एक ऐसी पेमेंट एजेंसी का नाम है नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड, जिसको NCHL बोलते हैं। उन्होंने कोलैबोरेट किया है फैसिलिटेट करने के लिए क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट दोनों कंट्री के बीच में। इंडिया और नेपाल की कंट्री में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए डिजिटली एक प्लेटफॉर्म, एक टाई अप हुआ है इंडिया की NPCI के साथ में और नेपाल की NCHL के साथ में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है दिस कोलेबोरेशन इंटीग्रेटेड इंडियाज UPI, इंडिया का जो UPI है NPCI ही प्रोवाइड करता है। तो इंडिया की UPI और नेपाल का नेशनल पेमेंट इंटरफेस, जिसको NPI बोलते हैं, इन दोनों के बीच में टाई अप हुआ है। तो यहाँ से ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो इंडिया का UPI और नेपाल का NPI, इन दोनों के बीच में टाई अप हुआ है। दोनों बातें ध्यान रखनी है। दूसरा, नेपाल का एम्बेसडर इंडिया में कौन है? ये है शंकर शर्मा, जिनकी मौजूदगी में ये टाई अप हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, नेपाल सिटीजन जो भी होंगे वो अब 2 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन नेपाल में इंडिया से ट्रांसफ़र कर सकेंगे। ये टाई अप होने के बाद कोई भी ट्रांजैक्शन अगर नेपाल में हो रही है तो वो कितने रुपए तक होगी पर ट्रांजैक्शन, ये आप लोगों से आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग आंसर देंगे 2 लाख रुपए तक। ठीक है जी, भूलना मत इस बात को। चलो नेक्स्ट है BSF गेट्स फर्स्ट वुमेन स्नाइपर, जिनका नाम है सुमन कुमारी। BSF में BSF की पहली कोई लेडी स्नाइपर बनी है, जिनका नाम है सुमन कुमारी। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। सुमन हैज़ रिसेंटली कंप्लीटेड एन 8 वीक स्नाइपर कोर्स। इन्होंने स्नाइपर का कोर्स किया, कहाँ से किया है? इंदौर के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन एंड टैक्टिक्स। तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनेगा कि सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स कहाँ पे है? तो आप लोग आंसर देंगे इंदौर के अंदर, और यहीं से इन्होंने अभी अपनी ट्रेनिंग ली है। सुमन हैज़ अचीव्ड इंस्ट्रक्टर ग्रेड एट द कोर्स। ये एक सर्टिफिकेट का नाम है, इनको एक सर्टिफिकेट मिला है जिस सर्टिफिकेट का नाम है इंस्ट्रक्टर ग्रेड, और ये इनको TCWT स्टैंड्स फॉर TSWT स्टैंड्स फॉर सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है। आजकल अनंत अंबानी काफ़ी न्यूज़ में है, इनकी प्री वेडिंग भी पार्टी हुई है। जहाँ कहीं भी आप सोशल मीडिया पे जा रहे हो तो इनकी वीडियोज़ आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। तो ऐसे ही हाल फिलहाल अनंत अंबानी ने एक वांतारा प्रोग्राम लॉन्च किया था। किसके लिए? वेलफेयर ऑफ एनिमल्स के लिए। जो एनिमल्स हैं उनके वेलफेयर्स के लिए एक ऐसा इन्होंने रिहैब स्टार्ट किया है, जहाँ पे कोई किसी प्रकार से कोई बीमार है, कोई इंजर्ड है, कोई खोया हुआ है, कोई डरा हुआ है, कई टाइप के जो भी पशु हैं उन सबको वहाँ पे रिहैब किया जाएगा। उनको एक ऐसा जगह दे दी गई जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा,
अगर कोई घायल है, कोई पशु, तो उनका उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ऐसा एक रिहेबिलिटेशन, ये सेंटर रिहेबिलिटेशन खोला गया है बाय द अनंत अंबानी। ही हैज़ लॉन्च्ड एन अम्ब्रेला इनिशिएटिव जिसका नाम है वानतारा। ये आप लोगों को ध्यान रखना, जिसका इंग्लिश में मतलब है स्टार ऑफ द फॉरेस्ट, प्रोग्राम टू रेस्क्यू, ट्रीट, केयर एंड रिहेबिलिटेट इंजर्ड, अब्यूज्ड एंड थ्रीटेंड एनिमल। और इंडिया और अब्रोड, यानी इंडिया में तो है ही है, अगर विदेश में भी कहीं पे ऐसा कोई जानवर है जो इंजर्ड है, जिसकी हालत ख़राब है, बीमार है किसी भी प्रकार से, तो उसको यहाँ पे ठीक किया जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये इस प्रोग्राम का नाम क्या है, तो आप लोग आंसर देंगे वानतारा। दूसरा आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ पे बनाया गया है, तो आप लोग आंसर देंगे जामनगर। और जामनगर कहाँ पे है? जामनगर रहेगा गुजरात में। आप लोगों को पता होगा यहीं पे ही रिलायंस की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। चलो जी, नेक्स्ट है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। अगेन एनपीसीआई की आर्म जो है इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, उसने साइन किया है एक एमओयू किसके साथ में? ग्रीस बेस्ड यूरो बैंक के साथ में। ग्रीस बेस्ड यूरो बैंक के साथ में एनपीसीआई ने टाइप किया है टू ट्रांसफॉर्म क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स यूजिंग द यूपीआई प्लेटफॉर्म। जैसे नेपाल के साथ में टाइप हुआ था, वैसे ही यहाँ पे इंडिया के एनपीसीआई ने ग्रीस के यूरो बैंक के साथ में यूपीआई प्लेटफॉर्म के लिए टाई अप कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है दिस इनिशिएटिव विल प्लेस ग्रीस एज ऑन द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री। इसके साथ में ग्रीस जो है वो यूरोप की पहली कंट्री बन गई है जिसने इस टाइप का टाई अप इंडिया की एनपीसीआई के साथ किया है, यूपीआई प्लेटफॉर्म के साथ किया है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बनेगा कि फर्स्ट यूरोपियन कंट्री का नाम बताओ जिसने एनपीसीआई के साथ में यूपीआई प्लेटफॉर्म के लिए टाई अप किया है। तो आप लोग आंसर देंगे ग्रीस। क्या आंसर देंगे? ग्रीस। ठीक है जी, ये सारी की सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट है इंडियन नेवीज विल कमीशन नेवल डिटैचमेंट मिनिकोय एट आईएनएस जटायु। इसको सुन के आप लोगों को पता नहीं समझ आया कि नहीं आया, लेकिन सिंपल सी बात बताता हूँ। यहाँ पे जो इंडियन जटायु है, ये एक जगह है लक्षद्वीप में, जहाँ पे इंडियन नेवी इंडियन नेवी ने अपना एक नया बेस बनाया है। यही इस क्वेश्चन में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस पॉइंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मिनिकोय इज़ द साउथर्न मोस्ट आइलैंड। मिनिकोय क्या है? वो एक आइलैंड है। कहाँ पे है? लक्षद्वीप में। मिनिकोय इज़ अ आइलैंड इन लक्षद्वीप। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। द बेस विल इन्हेंस ऑपरेशनल रीच एंड फैसिलिटेट इंडियन नेवीज ऑपरेशन एफर्ट टूवर्ड एंटी पायरेसी और एंटी नारकोटिक ऑपरेशन इन द वेस्टर्न अरेबियन सी। जो अरब सागर है वहाँ पे एंटी पायरेसी और एंटी नारकोटिक अभियान चलाने के लिए इंडियन नेवी का यहाँ पे ये बेस बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? लक्षद्वीप के मिनिकोय आइलैंड के ऊपर। उस के ऊपर बनाए गए बेस का नाम क्या है? बेस का नाम आएगा आईएनएस जटायु। ध्यान रखेंगे, आईएनएस जटायु इज़ द सेकंड नेवल बेस। इससे पहले भी लक्षद्वीप में एक बेस बन चुका है जिसका नाम है आईएनएस द्विप्रकाशक। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि आईएनएस जटायु लक्षद्वीप में नेवी का बनने वाला दूसरा बेस है। उससे पहले एक और बेस था जिसका नाम है आईएनएस
द्विप्रकाशक। विद द कमीशनिंग ऑफ INS जटायु द इंडियन नेवी विल स्ट्रेंथन इट्स फुट होल्ड इन द लक्षद्वीप आइलैंड। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे नेवी का प्रेजेंस बढ़ेगी तो वहाँ पे उन लोगों का दबदबा भी बढ़ेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना वो ये है 8 डिग्री चैनल, ये एक पॉइंट का नाम है 8 डिग्री चैनल, जो सेपरेट करता है इंडियन मिनिकॉय जो आइलैंड है उसको मालदीव से। अब यहाँ से आप लोगों के एग्जाम के लिए क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि क्या क्वेश्चन बनेगा, एक सेकंड में, इसमें वो नहीं आता क्या अभी, हाँ जी सॉरी, मैं एक्चुअली इरेजर ढूंढ रहा था, इरेजर नहीं मिल रहा था। हाँ जी, जो इंडिया का मिनिकॉय आइलैंड है उसको मालदीव से अलग करने वाला पॉइंट कौन सा है, तो इसका आप लोग आंसर देंगे 8 डिग्री चैनल। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन गए हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट, INS जटायु लक्षद्वीप पे दूसरा आर्मी नेवी बेस है, उससे पहले कौन सा था, द्विप्रकाशक। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के एग्जाम के लिए बनेगा कौन से आइलैंड पे बनाया गया है, तो आप लोग आंसर देंगे मिनिकॉय। मिनिकॉय आइलैंड कौन सी जगह पे है, तो आप लोग आंसर देंगे लक्षद्वीप। उसके बाद आप लोगों के एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनेगा इंडिया के मिनिकॉय और मालदीव्स को कौन सा इंग्लिश चैनल सेपरेट करता है, तो आप लोग आंसर देंगे 8 डिग्री चैनल। तो ये 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से बन गए हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है होम यूनियन मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, जिनका नाम है श्री अमित शाह, इनैगुरेटेड द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, द नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इन इंडिया। कहना क्या चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि जो इंडिया की अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं उनके लिए एक एंटिटी बना दी गई है जो इन सब के ऊपर होल्ड करेगी। उस एंटिटी का नाम क्या है, अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, और ये कहाँ बेस होगी, दिल्ली बेस होगी। ठीक है, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन विल प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज टू स्मॉल बैंक्स, इनको स्मॉल बैंक्स बोलते हैं, फैसिलिटेट डायलॉग बिटवीन बैंक्स एंड रेगुलेटर एंड वर्क ऑन इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन। मतलब यह है कि जैसे RBI, सबके ऊपर तो RBI ही है, RBI और अगर किसी भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बीच कोई टाई अप होना है, किसी प्रकार की कोई मीटिंग होनी है, तो उस मीटिंग को करने के लिए हाथ पैर कौन मारेगा, वो करेगा NUCFDC। ठीक है, क्योंकि अब ये उनका करता धरता माई बाप बन गया है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, हाँ माई बाप से बोल रहा हूँ, जैसे UCB का बाप कौन बन गया है, NUCFDC। समझो किसी गांव में रहते हैं, वहाँ का जो सरपंच है वो सरपंच है RBI, और वहाँ के सरपंच और UCB के बीच में कोई मीटिंग होनी है, किसी प्रकार का कोई टाई अप होना है, कोई डिस्प्यूट है, उन सबको सुलझाने के लिए UCB का पिताजी ही तो जाएगा, और वो किसको बना दिया गया है, NUCFDC को। ठीक है, चलो, द NUCFDC हैज़ रिसीव्ड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम RBI टू ऑपरेट एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जब NUCFDC को सेटअप कर दिया गया है तो ये किस रूप में काम करेगा, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, तो ये एक NBFC होगी। NBFC के बेस पे काम करेगा, जो सर्व करेगा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर को। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर के अम्ब्रेला के रूप में, छाते के रूप में, माई बाप के रूप में ये काम करेगा। इन एडिशन टू दिस इट विल बी अलाउड टू ऑपरेट एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी काम करेगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए। द NUCFDC एम्स टू रेज कैपिटल रेज करेगा
विथ प्लान्स टू रीच अ कैपिटल बेस ऑफ 300 करोड़। यानी यूसीबीज को पैसा प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? ये न्यूली सेटअप माई बाप करेगा। और इसने कहा है ये कितना रुपए इकट्ठा करके पैदा करके यूसीबी को देगा, तो 300 करोड़। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन गया है कि NUCFDC कितने करोड़ रुपए अरेंज करके यूसीबीज को देगा, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को देगा 300 करोड़। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, इट इंटेंड्स to utilize this capital to support urban cooperative banks and develop a shared technology platform to improve service offering and reduce cost। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है, एट प्रेजेंट देर आर ओवर कितनी, करीबन 1500 शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक है इंडिया के अंदर। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कितने कोऑपरेटिव बैंक इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, तो आप लोग आंसर देंगे ओवर 1500 से ज़्यादा। इनकी ब्रांचेज की बात करेंगे तो करीबन 11,000 के आसपास इनकी ब्रांचेज हैं इंडिया के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, द बैंक हैव अ डिपॉजिट साइज ऑफ ओवर 5.33 लाख करोड़। यूसीबी की बात हो रही है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की जो डिपॉजिट साइज है, इन्होंने जो पैसा लोगों से एज ए डिपॉजिट ले रखा है, उसकी कितनी वैल्यू है? 5.33 लाख करोड़। और अगर टोटल लैंडिंग की बात करेंगे तो इन्होंने इंडियन मार्केट में 3.33 लाख करोड़ लोन दिया है। दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, ध्यान रखने हैं। दे आर रेगुलेटेड बाय बोथ RBI एंड द रिप्रेजेंटेटिव स्टेट गवर्नमेंट। जैसे दिल्ली हरियाणा में अगर कोई यूसीबी है तो उसके ऊपर रूल्स किसके लगेंगे? RBI के तो लगेंगे ही लगेंगे, इसमें तो कोई डाउट आप लोगों का होना ही नहीं चाहिए। दूसरा, हरियाणा गवर्नमेंट के भी यहाँ पे रूल्स लगेंगे। दोनों के दोनों रूल्स अप्लाई होते हैं किसी भी यूसीबी के ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट के भी और RBI के भी। नेक्स्ट, दे रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। कोई भी यूसीबी को अगर सेटअप करना चाहते हैं तो उसको सेटअप करने के लिए कौन से एक्ट को फॉलो करना पड़ता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट को फॉलो करना होगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, PM मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करीबन 7200 करोड़ रुपए के। कहाँ पे? आराम बाग, हुगली जगह पे। हुगली कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में नरेंद्र मोदी ने करीबन 7200 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। इसमें क्या क्या है देखते हैं। इसमें पहले है, इन्होंने इंडियन ऑयल की 518 किलोमीटर की हल्दिया बरौनी क्रूड ऑयल पाइपलाइन लॉन्च की है। अगर इस पाइपलाइन की बात करेंगे तो इसकी टोटल कॉस्ट आई है 2790 करोड़ रुपए। ये पाइपलाइन कौन सी जगह को क्रॉस करके निकलेगी, कौन से स्टेट से? तो ये बिहार से निकलेगी, झारखंड से निकलेगी और वेस्ट बंगाल से निकलेगी। टोटल 3 स्टेट को क्रॉस करके ये पाइपलाइन निकलेगी। नेक्स्ट है, द पाइपलाइन विल सप्लाई क्रूड ऑयल, ब्रोनी रिफाइनरी जो बिहार में है उसको सप्लाई करेगी। बोंगईगांव रिफाइनरी है आसाम में, उसको सप्लाई करेगी। और गुवाहाटी रिफाइनरी जो आसाम में है अगेन, उसको रिफाइनरी, तीनों को ये सप्लाई करेगी। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो इनॉग्रेट इंडियन ऑयल्स LPG बोटलिंग प्लांट। तो यहाँ पे इंडियन ऑयल का बोटलिंग प्लांट भी LPG के लिए लॉन्च किया गया है। कौन सी जगह पे? खड़गपुर में। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट एट अ कॉस्ट ऑफ मोर देन करीबन 200 करोड़ रुपए द LPG बोटलिंग प्लांट। LPG बोटलिंग प्लांट के लिए कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है? करीबन 200 करोड़ रुपए की, जो कि 14.5 लाख कस्टमर्स को यहाँ पे LPG मिलेगी इस प्लांट से। द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड 3 प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट। जो वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट होता है उससे रिलेटेड भी यहाँ पे टोटल 3 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। कहाँ पे किए गए हैं? वेस्ट बंगाल में, ध्यान रखना। दीज प्रोजेक्ट्स डेवलप्ड अ कॉस्ट ऑफ अबाउट करीबन 600 करोड़ रुपए के साथ में
इस प्रोजेक्ट को सेटअप किया जाएगा। और इन 600 करोड़ रुपए में हेल्प कौन कर रहा है? हेल्प कर रहा है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक इंडिया की हेल्प करेगा इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को लगाने के लिए, यानी लोन प्रोवाइड करवाएगा वर्ल्ड बैंक। ठीक है जी। चलो ऐसे ही अगेन नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड टू द नेशन हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड। क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से बनेगा, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पे इनॉग्रेट किया था, उद्घाटन किया था? तो आप लोग आंसर देंगे सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट इस प्लांट का नाम होगा, और ये कहाँ पे? धनबाद झारखंड में होगी। सिंपल सी है। चलो दूसरा पॉइंट ये है, ये इनॉग्रेट अब हुआ है प्लांट, लेकिन इसके लिए आधारशिला कब रख दी गई थी? 2018 के अंदर। किसके लिए? सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट के लिए, झारखंड के धनबाद में। हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड सिंदरी फर्टिलाइजर इसका नाम है। प्लांट डेवलप्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹8900 करोड़ रुपये, करीबन 9,000 करोड़ रुपये, 100 करोड़ रुपये कम है। तो 8900 करोड़ रुपये के साथ में सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट को बनाया गया है। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिवाइवल ऑफ, इसके साथ में कुछ और प्लांट थे जिनको रिवाइव किया गया है, जिनमें रामागुंडम तेलंगाना में, गोरखपुर यूपी में, बरौनी भी यूपी बिहार में, आप लोगों को पता होगा जिसको बरौनी फर्टिलाइजर पड़ा था, इनको भी रिवाइव किया गया है। और इसी लिस्ट में अब कौन आ गया है? सिंदरी भी आ गया है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि तालचेर फर्टिलाइजर प्लांट जो कि उड़ीसा में है, उसे भी रिवाइव कर दिया जाएगा, उसे भी स्टार्ट कर दिया जाएगा अगले साल तक। तो ये सारे के सारे फर्टिलाइजर्स प्लांट को इंडिया के अंदर भी सेटअप किया जा रहा है। किस पर्पज़ के लिए? जो यूरिया है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। इंडिया में यूरिया इजीली अवेलेबल हो, उसके लिए फर्टिलाइजर्स प्लांट्स को रिवाइव किया जा रहा है। अगर ये सारे के सारे जितने भी हमने टिक किए हैं, ये सारे प्लांट्स रेडी हो जाएंगे, तो टोटल 60 लाख मीट्रिक टन यूरिया पैदा होने लगेगी इंडिया के अंदर। फिर यूरिया की किल्लत इंडिया में नहीं रहेगी। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, REC स्टैंड्स फॉर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक ऐसी एंटिटी जो रूरल एरिया में इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए काम करती है, जिसका नाम है REC। सक्सेसफुली लिस्ट 2 बॉन्ड, इसने अभी हाल फिलहाल 2 बॉन्ड इशू किए हैं फंड रेज करने के लिए, एक NSE पर, दूसरा BSE पर। NSE पर बात करेंगे, जो पहला बॉन्ड बोल दिया गया वो है 2500 करोड़ रुपए का, जो कि NSE पे लॉन्च किया गया है। इसकी मैच्योरिटी पीरियड है 10 साल की, और यहाँ पे इंटरेस्ट 7.4% रखा गया है, जिसको कूपन रेट बोलते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। बॉन्ड्स के ऊपर मिलने वाले इंटरेस्ट को क्या कहते हैं? कूपन रेट। तो जो 2500 करोड़ रुपए का कूपन बॉन्ड इशू किया गया है, उसके ऊपर कूपन रेट कितना है? 7.47%। दूसरा, जो 2875 करोड़ रुपए का बॉन्ड इशू किया गया है BSE पर, उसका मैच्योरिटी पीरियड 3 साल और 2 महीने है। यहाँ पे कूपन रेट कितनी है? 7.64%। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। REC की अगर आप लोग बात करेंगे, तो REC एक महारत्न कंपनी है, जो कि NBFC है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। REC एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक कंपनी तो है ही है, उसके साथ में इसे जैसे RBI के साथ RBI ने रजिस्टर किया था, तो ये NBFC के बेस पे काम करता है। मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी जो होती हैं, उनको लोन देने का काम करती हैं। इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आती है अगर उनको कहीं से करना है, या कोई भी कंपनी भी अगर एक लोन लेना चाहे तो उसको लोन देने के लिए REC रेडी होती है। ठीक है जी। REC की बात करोगे, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, इट प्रोवाइड्स लोन टू वेरियस मैच्योरिटीज़, टू जैसे स्टेट को देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, प्राइवेट कंपनीज को देती है। किसके लिए? फॉर क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट इन द कंट्री। ठीक है।
नेक्स्ट है REC लिमिटेड कंटिन्यूज टू प्ले अ की स्ट्रेटजिक लोन रोल इन द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एनर्जी के लिए बिजली पैदा करने के लिए कई अलग अलग टाइप की स्कीम्स है, जिसमें है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी फंड स्कीम। इन सब के लिए इन सब स्कीम्स को कौन इम्प्लीमेंट करता है, कौन इनके ऊपर काम करता है, कौन लोन प्रोवाइड करता है, कौन पैसा देता है? REC लिमिटेड। ठीक है जी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात है REC लिमिटेड के CMD कौन है? तो आप लोग आंसर देंगे श्री विवेक कुमार देवांगन, जो आप लोगों के सामने है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे आ जाएगा? नई दिल्ली में। तो ये REC के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। नेक्स्ट है फरवरी 2024 में ग्रोस GST रेवेन्यू कितना हुआ है? सिंपल सा आप लोग आंसर देंगे 1,68,337 करोड़ रुपए अब की बार GST से इंडियन गवर्नमेंट को मिले हैं, जो कि 12.5% का इंक्रीज हुआ है इस बार पिछले साल के GST रेवेन्यू के ऊपर। 2 पॉइंट हो गए हैं, कितने रुपए का GST हुआ और कितने रुपए का अब की बार इंक्रीज हुआ, ये बात ध्यान रखनी है। जिसमें अगर हम बात करते हैं करीबन 14% है वो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन से मिला है GST, और करीबन 8.5% के आसपास GST जो है वो जो गुड्स इंपोर्ट होती है उनके ऊपर GST लगने वाला, उस GST से इंडियन गवर्नमेंट को पैसा मिला है। ये बातें भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। एज पर स्टेट बात करेंगे तो फर्स्ट स्टेट तेलंगाना है, महाराष्ट्र है जिसने टॉप किया है सबसे ज़्यादा GST देने के लिए। उसके बाद कर्नाटका दूसरे पॉइंट पे आ जाता है, तीसरे पॉइंट पे गुजरात आ जाता है, चौथे पे तमिलनाडु आ जाता है और पाँचवें पे हरियाणा आ जाता है। तो फर्स्ट आप लोगों को फर्स्ट रैंक पे आप लोग आंसर देंगे महाराष्ट्र, जिसने GST सबसे ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है एक एंटिटी है अगेन जिसका नाम है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। इसने पेनल्टी की है 3, 4, 7 और 1, 8 5,49,00,000 रुपए के लिए। किसके ऊपर? पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर। अमाउंट ध्यान रखनी है, कौन से बैंक पे लगी आप लोगों को पता है। पेटीएम के ऊपर काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस लगती जा रही हैं और ये अभी पता नहीं कब जाके इसका पीछा छूटेगा। चलो जी, नेक्स्ट है जो पेनल्टी लगी है वो पेनल्टी कौन से एक्ट के अंडर लगी है? इसने पैसे की कई सारी कुछ क्या बोलते हैं गड़बड़ की है, और PMLA जो एक्ट होता है वो उसी चीज़ के ऊपर कार्रवाई करता है, जो पैसे का लेन देन, काला धन, पैसे की चोरी, फोर्जरी वगैरह जैसे होती हैं, इन सब को प्रिवेंट करने का काम करता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और उस एक्ट का एक सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन 13 के सब सेक्शन 2 एंड D। उस सेक्शन के अंडर पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर ये पेनल्टी लगी है। अब एक चीज़ आप लोगों ने देखी होगी, इसमें मैंने लिखा है, वैसे आगे मैं बता भी देता हूँ। जैसे आप लोग कोई भी गैम्बलिंग अगर ऐप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आप लोगों को ऐड वगैरह उस पर्टिकुलर ऐप के लिए ऐड जब देखने को मिलती है तो वहाँ पे आप लोगों को पेटीएम का इनाम सुनने को मिलेगा कि आप इजीली अपने पेटीएम अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, इजीली आप इसको अपने पेमेंट अकाउंट से रिचार्ज कर सकते हो, पैसे डालने निकालने में कोई परेशानी नहीं। तो ये सारा का सारा पैसा इस टाइप की जो इलीगल ही कहेंगे, क्योंकि गैम्बलिंग को इलीगल माना जाता है। कई सारी ऐसी डुप्लीकेट ऐप हैं जो कि लोगों का पैसा उड़ा देती हैं, तो उसमें भी पेटीएम का हाथ माना गया। तो इस वजह से ही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर ये पेनल्टी लगाई है। ठीक है, ध्यान रखना। अगर हम बात करेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है 2002, तो ये एक
ऐसी चीज़ है कि मनी लॉन्ड्रिंग रेफर्स टू द कन्वर्जन और मिस प्रेजेंटेशन ऑफ मनी विच हैज़ बीन इलीगली ऑब्टेन्ड बाय द अनलॉफुल सोर्स एंड मेथड। सिंपल सी बात है, मैंने आप लोगों को बताया था जो अनलॉफुल सोर्सेज हैं, कोई मेथड है, उनसे कमाया गया पैसा, उस पैसे की पहचान करती है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। द पीएमएलए इज एप्लीकेबल हर एक इंसान के ऊपर, को चाहे वो कोई इंडिविजुअल है या वो कोई कंपनी है या वो कोई फर्म है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, हर किसी के ऊपर इंडिया में पीएमएलए एक्ट लागू होता है। अब यहाँ पे इस एक्ट के बारे में आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए कि पीएमएलए एक्ट कौन सा है, तो आप लोग आंसर देंगे पीएमएलए एक्ट होगा 2002। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए पीएमएलए इम्प्लीमेंट कब हुआ था, तो आप लोग आंसर देंगे जुलाई 1 2005। ठीक है, तो दोनों की दोनों बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलो जी, नेक्स्ट है व्हाट आर पेमेंट एग्रीगेटर। पेमेंट एग्रीगेटर क्या होते हैं? पेमेंट एग्रीगेटर आर एंटिटीज होती हैं जो डिफाइंड बाय द आरबीआई दैट फैसिलिटेट करती हैं ई कॉमर्स वेबसाइट को और मर्चेंट को टू एक्सेप्ट वेरियस पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स फॉर कंप्लीटिंग देयर पेमेंट ऑपरेशंस। यानी पी एक ऐसे पूल होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, मीडिएटर होता है पीए, जो किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए और मर्चेंट के लिए मीडिएटर का काम करती है, प्लेटफॉर्म का काम करती है। कैसे? जैसे कि मैं हूँ, मेरा नाम है अमित, मैंने किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से कोई मोबाइल लिया, इस मोबाइल की पेमेंट मुझे उस ई कॉमर्स कंपनी को करनी है। उसको पेमेंट करने के लिए मैं किसी प्लेटफॉर्म का यूज़ करता हूँ ताकि वो पैसा जो मैंने मोबाइल ख़रीदा है उसका पैसा उस कंपनी तक पहुँच जाए। जैसे आप लोग पेटीएम यूज़ करते हो, आप लोग अमेज़ॉन पे यूज़ करते हो, आप राजोर पे यूज़ करते हो, आप फ़ोन पे यूज़ करते हो, तो वो सारे के सारे एज अ पीए ही काम करते हैं। तो पीए एक मीडिएटर कंपनी होती है। दे इनेबल मर्चेंट्स टू कनेक्ट विद एक्वायर्स रिसीव पेमेंट फ्रॉम कस्टमर्स। उनको इकट्ठा करती है और एक साथ में सारा का सारा पैसा उस कंपनी को ट्रांसफ़र कर देती है। तो पीए एक ऐसा काम करने वाला है। ये न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसलिए था कि अमेज़ॉन पे सब लोगों ने सुना है, द फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी डिवीज़न ऑफ ई कॉमर्स, अमेज़ॉन की है, सबको पता है, हैज़ सिक्योर्ड द एस्टीम्ड पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस फ्रॉम द आरबीआई। यानी अमेज़ॉन पे को आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेटर का काम करने के लिए लाइसेंस मिला है। अब ये लाइसेंस मिलने से पहले अमेज़ॉन पे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट भी इशू कर चुका है। खास पॉइंट है, ध्यान रखना होगा। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप लोग पहले पेमेंट स्टोर करते हो और फिर उसको आप यूज़ करते हो। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जो आप लोगों का, हर किसी के पास डेबिट कार्ड है, हो सकता है क्रेडिट कार्ड ना हो। अगर क्रेडिट कार्ड होगा भी तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का वो एग्जांपल नहीं होगा, इसका एग्जांपल होगा डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड है वो सबसे अच्छा एग्जांपल है किसका? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का। चलो, फिलहाल तो मिल गया है अमेज़ॉन पे को पीए का लाइसेंस, लेकिन उससे पहले एक दुसेंत्रो, जसपे और सॉफ्ट एज अ सर्विस की कंपनी है जिसका एक सब्सिडरी है, इसका नाम है जोहो। इस कंपनी को भी पीए काम करने के लिए, एज अ पीए काम करने के लिए आरबीआई से लाइसेंस मिला था। ठीक है जी, तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने टाई अप किया है किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ में? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ में। किसके ऊपर? टू फोकस ऑन लाइवस्टॉक हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड वेलफेयर। पशुपालन जो है उनके हेल्थ केयर और मैनेजमेंट के लिए टाई अप किया है। किसके साथ में? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ में। किसने किया है? इंडसइंड बैंक ने किया है। ठीक है जी, किस इनिशिएटिव के अंदर किया है ये टाई अप हुआ है? तो आंसर आप लोग देंगे भारत संजीवनी प्रोग्राम।
चलो पढ़ते हैं। थ्रू दिस एसोसिएशन इंडसइंड बैंक एंड भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो कि 100% सब्सिडरी है इंडसइंड बैंक की, आप लोग यहाँ पे इंडसइंड बैंक बोलेंगे तो भी काम चलेगा, विल एक्सटेंड कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन सपोर्ट फॉर द न्यूली एस्टेब्लिश्ड काउ सेंचुरी। कहाँ पे बनी है? मुजफ्फरनगर में। इस काउ सेंचुरी को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए ये टाइप हुआ है। एंड अ डोर स्टेप टेली मेडिसिन एंड मोबाइल वेटरनरी सर्विसेज अंडर CSR अम्ब्रेला सत्यम। अब यहाँ पे दो बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये टाइप किस पर्पज़ के लिए हुआ था? लाइव स्टॉक को हेल्थ केयर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। बेसिकली कहाँ पे ये सर्विस दी जाएगी? तो ये सर्विस दी जाएगी मुजफ्फरनगर के काउ सेंचुरी में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, काउ सेंचुरी को सर्विसेज देने के लिए कौन सी इनिशिएटिव ही बोलेंगे हम, किस इनिशिएटिव के अंतर्गत ये सर्विस दी जाएगी? तो आप लोग आंसर देंगे CSR अम्ब्रेला, जिसका इनिशिएटिव का नाम है सत्वम। तो ये सारी की सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, ये अगेन एक एंटिटी है जिसका नाम है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। एब्रीविएशन ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। NABFID स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है इस एंटिटी को कब? अप्रैल 2021 में। ये इंडिया के 5th ऑल इंडिया फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। इन द कंट्री टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म नॉन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया। यानी ये एंटिटी भी इंडिया के अंदर लोन प्रोवाइड करने का काम करेगी। कब सेटअप हुई थी? अप्रैल 2021 में। नाम क्या है? NABFID स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ये एक स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है इंडिया के अंदर, जो सपोर्ट करता है कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को एक ब्रिज के रूप में, जो उनके पैसे के गैप को कम करने का काम करती है। किस पर्पज़ के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए। अगर पैसे की नीड होती है तो पैसा प्रोवाइड करने का काम करती है। इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी थी इस इंस्टीट्यूशन की? तो आप लोग आंसर देंगे ₹1 लाख करोड़, जिसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20,000 करोड़ रुपए देने की बात कही थी और उसमें से 5,000 करोड़ रुपए वो ग्रांट कर भी चुकी है। ये बात तो क्या पता एग्जाम में ना ही पूछी जाए, लेकिन ये पूछी जाएगी कि इस एंटिटी की ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी? तो आप लोग आंसर देंगे 1 लाख करोड़, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। न्यूज़ में क्यों था? यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिनका नाम है निर्मला सीतारमण, सब जानते हैं, उन्होंने एक मीटिंग को चेयर किया था जिसने परफॉर्मेंस को देखने के लिए, किसकी परफॉर्मेंस? NABFID की परफॉर्मेंस। कहाँ पे हुई थी मीटिंग? दिल्ली में। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, NABFID के लिए मीटिंग कहाँ पे हुई थी? आप लोग आंसर देंगे नई दिल्ली। चलो नेक्स्ट है, NABFID स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन विद अ स्मॉल टर्म ऑफ डेप्यूटेड ऑफिशियल फ्रॉम 12 इंस्टीट्यूशन, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर के इंस्टीट्यूशन इंक्लूडेड हैं। इट गोट ऑपरेशनलाइज्ड विद द डिसबर्समेंट ऑफ द फर्स्ट लोन इन दिसंबर 2022। इस एंटिटी ने पहला लोन का भी डिस्ट्रीब्यूट किया था दिसंबर 2022 में। और आज तक NABFID हैज़ मेड टोटल सैंक्शन ऑफ करीबन यानी 86,804 करोड़ से ज़्यादा वो इंडिया के अंदर लोन दे चुका है। कब तक? दिसंबर 2022 तक। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। हालांकि क्वेश्चन अभी न्यूज़ में है, ऐसा नहीं है कि दिसंबर का क्वेश्चन, ये दिमाग से निकाल देना आप लोग। विद प्रोजेक्ट्स स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, सारी कंट्री के अंदर प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये अलग अलग टाइप से लोन दे चुका है। जैसे रोड के लिए लोन दिया है, रीन्यूएबल पावर के लिए लोन दिया है, पोर्ट्स के लिए दिया है, रेलवे के लिए दिया है, अलग अलग सेक्टर में इसने लोन प्रोवाइड करवाया है। और इस टोटल लोन में से जो 86,804 करोड़ रुपए का लोन है, इस लोन में से 50% जो लोन है उसका टाइम पीरियड 50 से 20 साल के लिए दिया गया है। यानी 20 साल से 50 साल के लिए जो लोन दिए गए हैं, उस टोटल लोन में 50% इस टाइम पीरियड में कवर होते हैं
और बाकी का 50% जो बच गया वो इस टाइम से कम। NFID विल सैंक्शन करीबन 3 लाख करोड़ मार्च 2026 तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। NABFID 3 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगी। कब तक करेगी? मार्च 2026 तक करेगी। ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो जी, नेक्स्ट है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो जिसने एंटर किया है, पार्टनरशिप पे की है किसके साथ में? किसके साथ में? द्वारा मनी के साथ में। द्वारा मनी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है टू कंबाइन डीवीज DMS इनोवेटिव स्पार्कल मनी प्लेटफॉर्म विद द टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज ऑफ जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। सिंपल भाषा में बताता हूँ, द्वारा मनी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म फाइनेंस टेक कंपनी है, एक फिनटेक कंपनी है। इस कंपनी के साथ में जैसे इसके UPI प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने टाई अप किया है। ठीक है, चलो। दिस इंटीग्रेशन विल अलाउ कस्टमर्स टू कनेक्ट देयर सेविंग अकाउंट फॉर पेमेंट्स, फैसिलिटेटिंग सीमलेस डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए। और द सोल्यूशन विल ऑल्सो इनेबल UPI फंक्शनैलिटीज़ लाइक आधार OTP वगैरह सारी की सारी सर्विसेज यहाँ पे मिलेंगी। सबको पता है कि डिजिटल अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो UPI उसमें आता है। तो UPI के अलावा हर एक वो सर्विस वहाँ पे मिलती है जिससे आप लोग इजीली फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, ले भी सकते हो। और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके CEO हैं मिस्टर अजय कन्वल और ये एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि 4th लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है। और इसने मार्च 2018 से इंडिया के अंदर काम करना स्टार्ट किया था। और ये हैं आप लोगों के सामने मिस्टर अजय कंवल, जो इनके MD एंड CEO हैं जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगेन हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और ये एस्टेब्लिश हुआ था 2018 के अंदर। ठीक है जी, चलो। नेक्स्ट है अंडर आयुष्मान भारत, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान कार्ड जिसको मिलता है, तो उसमें यूपी ने टॉप किया है सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और कितने कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? उसने किए हैं 5 करोड़। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड इशू करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है? आप लोग आंसर देंगे यूपी। ठीक है जी, बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, स्टेट ओरिएंटेड हैं, ये और पढ़ लेते हैं कि इसमें हुआ क्या है एक्चुअली। तो आयुष्मान भारत जो योजना थी वो सितंबर 2018 में लॉन्च की गई थी, ध्यान रखना। अंडर द स्कीम एवरी एलिजिबल फैमिली जो है वो 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है। और ये बेनिफिट पर ईयर के लिए मिलता है। 5 लाख का तो सबको पता है, लेकिन बेनिफिट हर साल के लिए मिलता है। समझो अगर फैमिली में कोई बंदा बीमार ही रहता है तो 2023 में उसको एडमिट कराया तो 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस था, 2024 में करवाएंगे तो 5 लाख रुपए का मिलेगा, 2025 में कराएंगे तो 5 लाख रुपए का, यानी हर एक साल 5-5 लाख रुपए तक की फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी। ठीक है जी। और एक ये भी भ्रम है लोगों का, कई जगह आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि आयुष्मान कार्ड सिर्फ उस पैसे को कवर करेगा अगर आप लोग एडमिट होते हो तो। ऐसा नहीं है। एडमिट होने से 3 दिन पहले अगर आप लोगों की दवाइयाँ वगैरह चल रही हैं तो वो भी कवर होती हैं। और एडमिट हुए और अस्पताल से अगर आप लोगों को छुट्टी मिल जाती है, वहाँ से रिलीज़ कर देते हैं, तो उसके बाद भी 15 दिनों तक के टाइम पीरियड में जो भी खर्चा होता है उस खर्चे को भी आप इसमें कवर कर सकते हो। जनरल सी बात है, ये मैंने इसलिए आपको बताई। चलो जी, नेक्स्ट है वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। उसने एशिया का फर्स्ट ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए बनेगा, कौन सी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एशिया का फर्स्ट ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू किया है? तो आप लोग आंसर देंगे वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। कितने रुपए का? 100 करोड़ रुपए का। इस पैसे से कमाया हुआ, इन बॉन्ड से कमाया हुआ पैसा वो ग्रीन पर्पज़ के लिए काम करेगा, ग्रीन एनर्जी के लिए काम करेगा। तो यहाँ से ध्यान रखने वाली फर्स्ट चीज़ है कौन सी म्यूनिसिपल ने लॉन्च किया है। सेकंड है कितने रुपए का लॉन्च किया है, कहाँ पे लॉन्च किया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लॉन्च किया है। और इस पे कूपन रेट क्या है? इसकी कूपन रेट होगी 7.9%। तो ये 4 के 4 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने हैं।
चलो जी, नेक्स्ट है, चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए हैं, ये कहाँ पे हुए? गुवाहाटी में। तो यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है उसने टॉप किया है, जिसने टोटल 71 मेडल जीते हैं, जिनमें से 32 गोल्ड हैं, 18 सिल्वर हैं, 21 ब्रॉन्ज हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, ध्यान रहे। उसके साथ में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, वो सेकंड पॉइंट पे रही है, जहाँ पे 20 गोल्ड, 14 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है। उसके बाद गुरु नानक यूनिवर्सिटी ने थर्ड रैंक यहाँ पे लिया है, जिसने 12 गोल्ड, 20 सिल्वर और 19 ब्रॉन्ज जीते हैं, 19 ब्रॉन्ज जीते हैं। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम लॉन्च हुए 2016 में सबसे पहले, उसके बाद ही हर साल होते हुए आ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। मैंने इनको ईजी से ईजी आप लोगों को समझाने की, बताने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे, और अगर कोई डाउट रहता तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो आज के लिए मेरी साइड से इतना रहेगा, लेकिन उससे पहले थैंक यू, आप लोगों ने वीडियो वॉच की, और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस भी आप लोगों को मिलती रहें। और उसके साथ में योर बैंकिंग मास्टर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आज जैसे ये वीडियो हुई है तो इस वीडियो की PDF फाइल मैं यहाँ पे आप लोगों को दूंगा, जो रिवीजन करने में आप लोगों को आसानी होगी। ठीक है जी, तो फिर आज के लिए मेरे साइड से इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।